गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे हेवनली बॉडीज़ में थोड़ा सा आगे। पिछली बार हम लोगों ने मरकरी की बात की थी। आज हम बात करेंगे वीनस। हिंदी में बोलते हैं शुक्र। शुक्र जो होता है सेकंड प्लेनेट है, जो कि मतलब कि सीरियल वाइज बात करें कि डिस्टेंस बेस पे कि सबसे पहले कौन सा आता है। सन के पास में है बुध, फिर शुक्र, तो वीनस का नंबर आता है। और वीनस जो है इसको बोला जाता है गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी, मतलब सुंदरता और प्यार का देवता माना जाता है शुक्र ग्रह को। ऐसा क्यों? इसके पीछे रीज़न है क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है वो शुक्र है, सबसे ज़्यादा चमकदार। सनराइज के पहले टेलीस्कोप से ये देखा जा सकता है और सनसेट के बाद। तो इसे स्टार ऑफ इवनिंग या सनराइज बोलते हैं कि सनराइज के पहले का स्टार या फिर इवनिंग का स्टार। इवनिंग का स्टार इसलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चमकदार प्लैनेट है, जबकि ये कोई स्टार नहीं है प्लैनेट ही, लेकिन इसकी चमकाहट की वजह से इसको बोला जाता है। इसका टेम्परेचर जो होता है नॉर्मली जो मरकरी था उससे भी ज़्यादा होता है, अप्रोक्सीमेट 460 डिग्री सेल्सियस के तकरीबन ये गर्म होता है। ये मतलब कि सन और मून के बाद सबसे ज़्यादा चमकदार जो है यही है। और इसमें एक चीज़ और है कि इसका जो रोटेशन होता है वो उल्टा होता है। बताया था दो प्लैनेट ऐसे होते हैं जिनका रोटेशन जो होता है वो उल्टा होता है। तो उल्टा होने की वजह से जैसे कि वीनस और यूरेनस दो हैं जो ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं, तो इसकी वजह से होता क्या है, इसमें सनराइज उल्टा होता है, सनसेट भी उल्टा होता है। जैसे हमारी अर्थ में होता है ईस्ट में निकलता है, वेस्ट में सनसेट होता है। इसमें क्या होता है, वेस्ट से राइज होगा सन और ईस्ट में जाके सनसेट होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये काम वीनस और यूरेनस दो में होता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स बोलते हैं इनको। तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लें। इसके अलावा वीनस जो होता है इंफीरियर प्लैनेट होता है, यह सबको पता है। इंफीरियर क्यों कौन से होते हैं, जो अर्थ जिनकी ऑर्बिट्स जो होते हैं अर्थ के अंदर आते हैं। तो ये चीज़ हो गया। वीनस का रोटेशन जो है इसका रोटेशन मतलब बड़ा ही अनयूजुअल है, मतलब एक तो ये बहुत स्लो है, दूसरा रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड मतलब उल्टा घूमता है और स्लो काफ़ी घूमता है। इसके अलावा बात करें, इसको अर्थ की सिस्टर भी बोला जाता है। रीज़न और तो बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सेवरल लेयर्स हैं, जैसे कि अर्थ में है कई सारी लेयर्स होती हैं, वैसे इसमें भी लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर लेयर्स हैं, क्लाउड्स हैं और ग्रीन हाउस रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट्स जनरेट करता है। तो इसमें काफ़ी कुछ ऐसा है, सिमिलरिटी है अर्थ के साथ, तो इसलिए इसे अर्थ की सिस्टर भी कही जाती है। बाकी टेम्परेचर के बारे में बता ही चुके हैं। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, हाई टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 460 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसलिए यहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है हम नॉर्मली बियर नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट आता है अर्थ। अर्थ की बात करें, अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, तीसरा ग्रह है, ठीक है, और फिफ्थ सबसे बड़ा ग्रह है। अर्थ अभी तक का इकलौता ग्रह है जहाँ पे लाइफ है। इसके अलावा अर्थ के बारे में तो ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी में आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे अर्थ के बारे में। इसमें कुछ नया नहीं दिया हुआ है, वही सब बताया गया कि इसमें मल्टी लेयर्स होती हैं अर्थ के स्ट्रक्चर में। इसके अलावा चारों तरफ एटमॉस्फेयर है और बहुत सारी गैसेस हैं, एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बेसिकली यही गैसेस होती हैं। इसमें लाइफ है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, बहुत कुछ है। समुद्र है बहुत बड़े पार्ट्स में,
तो यहाँ पर लाइफ है, इसकी वजह है कि मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि यहाँ पे लाइफ क्यों है, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं बट कहीं भी लाइफ नहीं है। तो यहाँ पे लाइफ क्यों है, इसकी वजह कुछ तो बातें होंगी, तो उन्हीं के बारे में बताया गया है कि प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच आर एसेंशियल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच लाइफ ऑरिजिनेट्स। मतलब कि कुछ एलिमेंट जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ मिलते हैं जो कि एसेंशियल बहुत ही ज़रूरी होते हैं जीवन के लिए। The right distance from the sun and possess the right mass। मतलब अर्थ का जो मास है और अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सही रखी हुई है। रखी क्या गई है, मतलब ऐसे डिस्टेंस में ये है जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ हो पाई है, क्योंकि डिस्टेंस सही हुआ, मास था, तो जो टेम्परेचर जनरेट होता है वो भी सही हुआ। Availability of liquid medium water which is required to transport nutrients। यहाँ पे पानी है, पानी की वजह से बॉडी के लिए हमें वाटर जानते कितनी जरूरी है, तो यहाँ वाटर है लिक्विड फॉर्म में, इसका हम यूज़ करते हैं। राइट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर हैविंग प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ ओजन। मतलब कि एटमॉस्फेयर इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो बात करें तो ओजोन लेयर ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। बता चुके हैं क्यों, क्योंकि ओजोन लेयर है, तो ओजोन लेयर करती क्या है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है सन से तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। उसको एब्जॉर्ब करने की वजह से होता क्या, अल्ट्रावायलेट जब रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि चाय हम बनाते हैं तो उसमें कुछ वेस्टेज निकलते हैं, जैसे चाय की पत्तियाँ निकलती हैं, ये सब हमारे काम की नहीं होती, तो उससे हम क्या करते हैं, छन्नी से छान के अलग कर देते हैं, तो उससे जो गंदगी है, नॉइज़ है या अनवांटेड चीज़ें हैं वो अलग हो जाती हैं, और जो हमें चाहिए वो अलग हो जाती है, फिल्ट्रेशन हो जाता है। वही काम ओजोन लेयर करती है। सन से विटामिन डी आता है, सनलाइट आती है, आगे जाके आप पढ़ोगे कि लाइट जो होता है इसमें फोटॉन्स के फॉर्म में भी ट्रैवल करता है, बहुत कुछ है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में ट्रैवल करती है सन रेज, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। ये जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो प्ले करते हैं, ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे सबके बाद। तो ये सब अच्छी चीज़ें, इसके अलावा लेकिन गलत चीज़ ये है कि इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी होता है। तो ओजोन लेयर क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से ये मतलब कि रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की वजह से हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें बैड इफेक्ट जो उसका पड़ने वाला है वो नहीं होगा। रेडिएशन कितना हार्मफुल है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक्सरे कराने जाते हो बहुत हार्मफुल होता है। इसके अलावा गामा रेज का रेडिएशन, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, ये जो रेडिएशन फैला देते हैं, ये जो एटम बॉम्ब के विस्फोट होते हैं जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, रेडिएशन फैलता है, उसका कितना बैड इफेक्ट पड़ता है ये आपको पता ही है। जापान में आज भी हो रहा है। Now for the possibilities of any kind of life on many planets, these 5 conditions must be present। तो ऊपर की कंडीशन दी गई हैं, किसी भी प्लेनेट में अगर लाइफ चाहिए तो ये कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। तो अब ये कंडीशंस फॉलो होने के लिए तो फिलहाल तो ये अर्थ फॉलो कर रहा है, या फिर कहें कि अर्थ में ही ये 5 कंडीशंस अभी तक प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ है। इसके अलावा भी कंडीशन इट्स द फर्स्ट प्लेनेट स्टार्टिंग फ्रॉम द सन दैट हैज अ नेचुरल सनलाइट इन मून। इट्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर इज अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। मून का टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा जो पिछला था उसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? सैटेलाइट्स होते हैं जो कि प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं, और जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं वो सैटेलाइट्स होते हैं। अब सैटेलाइट्स हो गए तो नेचुरल और आर्टिफिशियल 2 टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं। उसमें भी थोड़ा सिलेबस में है नहीं, थोड़ा सा बाहर बता देते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, किताब से ऊपर पढ़िए, कुछ पॉइंट हमने छोड़ रखे हैं या फिर छूट जाते हैं क्योंकि ब्रीफ में बता रहे हैं, रीडिंग नहीं करा रहे हैं कि एक लाइन बताएं, तो किताब से जरूर पढ़िए। जो पॉइंट नहीं आ रहा है वो पूछिए,
इसके अलावा अगर सैटेलाइट की बात करें, आर्टिफिशियल होते हैं और एक नेचुरल होते हैं। नेचुरल जो कि इंसानों ने नहीं बनाया, खुद बने। जैसे कि सैटेलाइट होता क्या पहले, सैटेलाइट्स पे होते हैं जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं। जैसे कि सन के चारों तरफ घूमते हैं वो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो सैटेलाइट्स होते हैं। तो जैसे आर्टिफिशियल हो गए सैटेलाइट्स, वो होते हैं जो कि इंसानों के द्वारा भेजे जाते हैं। सैटेलाइट्स देखे होंगे, चंद्रयान 2 ये सब भेजे जाते हैं। मिशन मंगल मूवी में पूरा एक दिखाई दिया था कि सैटेलाइट कैसे भेजा गया, टेक ऑफ आएगा, तो वो सब चीज़ होगी। अब नेचुरल में होता है कि जो इंसानों ने नहीं बनाया, वो ऑटोमेटिक है। जैसे कि मून इंसानों ने बनाया, ये सैटेलाइट है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है। तो ये हो गया, तो ये हो गया अर्थ के बारे में। अब मार्स की बात करें, मार्स इज द 4th प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब ये जो है चौथा हो गया और 7 सबसे बड़ा प्लैनेट है। डिस्टेंस के मामले में चौथे नंबर पे है। इसे गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है। द प्लैनेट प्रोबेबली गॉड इज नेम्ड ड्यू टू इट्स रेड कलर। जो मार्स होता है वो रेड कलर का होता है, और रेड कलर पता ही है खतरे का निशान होता है, इसलिए इसे गॉड ऑफ वॉर बोला गया है। ये प्रोबेबली लगा रखा है हर जगह, इसका मतलब शायद संभवतः कि इस वजह से इसका ऐसा नाम दिया गया है। Mars is sometimes referred to as red planet. Mars has very thin atmosphere composed mostly of teeny amount of organic carbon dioxide. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 95.3% है, प्लस में नाइट्रोजन only 2.7%, ऑर्गन 1.6 एंड ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन 0.15%। बताइए लाइफ कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और लाइफ हो ही नहीं सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा है और ऑक्सीजन इतनी कम मात्रा में। यहाँ पे अगर कंपेयरिंग बात करें, कंपेयर में अर्थ पे यहाँ 21% अप्रॉक्सीमेट या 20.5 अब आ चुका है, क्योंकि ऑक्सीजन लेयर का परसेंटेज कम हो रहा है क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा है, और यहाँ ऑक्सीजन पॉइंट में जा रहा है 0.15%। तो इतनी पॉपुलेशन जितनी है, अगर एरिया वाइज बात करें तो अगर जितनी यहाँ पे डेंसिटी है तो उसी डेंसिटी में वहाँ पे लाइफ चाहेंगे हो जाए, तो ऑक्सीजन इतना कम है कि पूरी नहीं पड़ेगी। 20% पूरी नहीं पड़ रही, तो वहाँ क्या पड़ेगी। वाटर है 0.03%। नो लाइफ हैज़ बीन डिटेक्टेड ऑन मार्स टिल डेट। अभी तक यहाँ पे लाइफ नहीं है। हाउएवर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन मार्स इन फ्यूचर इज बीइंग वर्कड ऑन। मतलब पॉसिबिलिटी ढूंढी जा रही है, कारण जा रही है, क्योंकि चांसेस लग रहे हैं यहाँ है तो हर चीज़ है, बट जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है। कोशिशें जारी हैं, देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर। तो मार्स इज मच स्मॉलर देन अर्थ। मार्स बहुत छोटा है अर्थ से। इट्स सरफेस एरिया इज अबाउट द सेम एज द लैंड सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अर्थ के लैंड सरफेस एरिया के लगभग बराबरी है। मार्स इज विजिबल फ्रॉम दी अर्थ फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ ईयर। मतलब साल में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात करें, मार्स हैज 2 टीनी सैटेलाइट्स व्हिच ऑर्बिट वेरी क्लोज टू इट्स सरफेस। इट्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर अबाउट -20 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये है कि इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो -20 डिग्री सेल्सियस से ऑन एवरेज। ये नहीं कि एवरेज का मतलब ये या एवरेज बोल दिया है। एवरेज का मतलब होता है औसतन। औसतन मतलब मान लो किसी दिन 40 है, -40 है, किसी दिन 0 ही माइनस इतना पहुँच गया, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया टेम्परेचर। किसी दिन 10 पहुँच गया, किसी दिन 30 पहुँच गया। 4 दिन का रिकॉर्ड लिया, सबको हमने ऐड किया, कितना होगा 80। 4 दिन का रिकॉर्ड है तो बाई 4 कर देंगे, मतलब सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। तो एवरेज निकालते हैं तो अप्रॉक्सीमेट -20 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। इसके अलावा इसमें बताया गया कि 2 सैटेलाइट्स हैं इसके पास। 2 सैटेलाइट्स हैं जिसकी जो ऑर्बिट है इसके बहुत करीब से निकल, मतलब कि मार्स के बहुत ही करीब है दोनों ही सैटेलाइट्स। इसके बाद आता है जुपिटर, हिंदी बोलते हैं बृहस्पति। जुपिटर इज द 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड बाय फार द लार्जेस्ट।
मतलब 5th नंबर पे है ये डिस्टेंस के मामले में, और साइज के मामले में सबसे बड़ा होता है जुपिटर। जुपिटर इज मोर देन ट्वाइस एंड मैसिव एज ऑल दी अदर प्लैनेट्स कम्बाइंड। 318 गुना बड़ा है सिर्फ अर्थ से। हो सकते हैं कितना होगा। इट इज so large that about 1300 Earths can be placed inside the giant planet। 1300 अर्थ इसके अंदर आ सकते हैं। इन रोमन मैथोलॉजी जुपिटर वॉज द किंग ऑफ द गॉड्स। रोमन मैथोलॉजी की बात करें तो जो जुपिटर है उसे किंग ऑफ गॉड्स, देवताओं का राजा माना गया है। जुपिटर इज द 4th ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। चौथे नंबर पे ये सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है। तो स्टार्टिंग के 3 कौन थे? सन था, मून था और उसके अलावा वीनस था। वीनस के बाद अब आता है जुपिटर का नंबर। तो ये चीज़ें हो गई इसके बारे में। कभी कभी जो मार्स होता है वो भी इससे थोड़ा ज़्यादा चमकीला दिखता है। It has been known since prehistoric time. Jupiter is about 90% hydrogen and 10% helium, with traces of methane, water, ammonia and मतलब कि यहाँ पे 90% हाइड्रोजन है, 10% हीलियम है, उसके साथ साथ थोड़ा सा अंश जो है मेथेन, पानी, अमोनिया, ये सब भी मिलता है। रॉक चट्टाने मतलब मिलता है। इट इज हिडन बाय अ वेरी एक्टिव ब्रांडेड एटमॉस्फेयर विद द फेमस रेड स्पॉट, अ स्टॉर्म 40,000 किलोमीटर लॉन्ग। Jupiter is just too small to become a star। मतलब ये स्टार बनने से बहुत छोटा है, ये चीज़ में बता रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो इसका मास बहुत ज़्यादा होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जिसका जितना ज़्यादा मास होता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। जब ये लेक्चर मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये अट्रैक्ट होते हैं और आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है मास। तो जुपिटर के पास मास सबसे ज़्यादा है। जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मास जुपिटर के पास है। तो जुपिटर के पास अगर सबसे ज़्यादा मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी सारे प्लैनेट्स के रिस्पेक्ट में देखें तो इसके पास ज़्यादा होगा। इसके अलावा बात करें at times comets passing by are pulled in the, तो ये सब चीज़ें जुपिटर के बारे में है। इसके अलावा इसमें जो होता है जुपिटर हैज़ अ नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। जुपिटर के पास कई सैटेलाइट्स। इट आल्सो हैज़ अ फ्रंट रिंग्स अराउंड इट, मतलब हल्की धुंधली सी एक रिंग है। जैसे सैटर्न के पास रिंग होती है वैसे जुपिटर के पास भी रिंग होती है, बस क्या होता है बहुत हल्की होती है, दिखती नहीं है। The planet had 64 known moon। मतलब इसके पास 64 चंद्रमा है, मतलब इसके 64 सैटेलाइट्स हैं। जैसे कि अर्थ के पास मून है, एक ही मून है, इसके पास 64 मून्स हैं। जानने में हैरानी हुई होगी। At the time of writing this book and a slight range of smoke size and dust, number of moons is on increasing as more moons are discovered। मतलब कि अभी और भी ढूंढे जा रहे हैं। जब तक ये किताब लिखी गई तब तक 64 है सिर्फ डेटा, इसके बाद अलावा और भी मिलने के चांसेस हैं। If you observe it with the help of telescope, you can also see 4 of its large moon। Its average surface temperature is about -73 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि -73 डिग्री सेल्सियस है। मतलब समझिए कितना कम टेम्परेचर है। उल्फी क्या मतलब
अच्छा खासा सब कुछ बच जाता ही, आदमी जम जाएगा। तो ये जो बात थी, आज हमने जुपिटर तक बात की। इसके अलावा सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की बात हम करेंगे अगली बार। इसके अलावा इसमें बचा हुआ है एस्ट्रॉइड्स बचे हैं, माइनर प्लैनेट्स मतलब छोटे कॉमेट्स बचे हुए हैं, और उसके अलावा सैटेलाइट्स और मून के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, स्टार शेप की बात करेंगे, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब ये 2 दिन में अप्रॉक्सीमेट 2 से 3 दिन अभी लगेंगे इस चैप्टर को खत्म होने में। रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो आप लोग पढ़िए, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो रिस्पांस आपकी तरफ से अच्छा मिल नहीं रहा। अगर रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता तो पढ़ाने में मज़ा उतना नहीं आता है। और जिनके पास बुक्स हैं, चैप्टर की एक्सरसाइज लिख लीजिएगा, फिर हम बाद में करा देंगे। क्वेश्चन आंसर के लिए टेंशन ना लीजिए, क्वेश्चन आंसर आराम से होते रहेंगे, उसका टेंशन नहीं। लेकिन किताब से पढ़िए, जो चीज़ समझना है पूछें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं, जो कि लगता है कि इसमें डेटा को दे रखा, उसको टिक कर लीजिए किताब में। क्योंकि बड़ी बड़ी क्लासों में क्या होता है, ऐसा ही होता है, किताबों से पढ़ते हैं, जो चीज़ अच्छी लगती है उसको हम टिक कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पता नहीं कहाँ से क्या पूछ रहे हैं। और अभी है 8th आ ही गया है, 8th के बाद बस बोर्ड की प्रिपरेशन करना है, 9th 10th। तो थोड़ी सी आदत स्टार्ट डालें, अपने मन से पढ़ें, एक्सरसाइज ढूंढें। बाकी हम तो करवाएंगे ही, फिर मैच करेंगे कितना सही पहुंच पाएँ हम लोग। अपनी तरफ से कोशिश करना शुरू कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं कब तक ऐसे ही चले। तो अगर बिल्कुल टीचर पे डिपेंड रहेंगे, आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो जो अच्छे बच्चे हैं उनकी भी कंडीशन बुरी हो सकती है। तो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। और कुछ समझना है तो पूछिए।